नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रात के 1 बज चुके हैं। काफ़ी कुछ रिसर्च की मैंने, एनालिसिस किया, चार्ट देखे, वर्ल्ड मार्केट के चार्ट भी देखे, स्पेशली जर्मनी का, निक्केई का। तो सोचा आप लोग के साथ थोड़ा मार्केट को डिस्कस भी कर लिया जाए सोने से पहले। तो ये एक थंबनेल बनाया भाई, 11 मई और रात के इतने टाइम हो चुके हैं। काफ़ी लोग आप में से ये वीडियो कल देखेंगे। तो सोच रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसा वीकली लेके आऊँ आपके पास। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो वीकली आपसे मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात किया करूँगा, ठीक है। और मार्केट मुझे कैसा लग रहा है, जिसमें पॉइंट कवर होंगे, कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट कवर होंगे। आजकल काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है, जॉब क्लेम, ये इन्फ्लेशन वगैरह, वो सब कवर होंगे। अपना इन्फ्लेशन का डेटा कवर होगा। अपने यहाँ मैं मतलब देख रहा हूँ चीज़ें काफ़ी जैसे हैं, दिख रही हैं। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि आपने रेट हाइक का पहले ही बता दिया था, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैं एक वीडियो बनाऊंगा वीकली। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि और वीडियो को लाइक कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता है, चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो वो जो जितनी मेरी नॉलेज है आपके साथ में शेयर किया करूँगा। तो स्टॉक मार्केट के जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बेसिकली ये वीडियो उस बारे में है। और इसमें पूरी दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, क्या अफेक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, रशिया यूक्रेन जैसे लगे हुए हैं, एक एक करके इन चीज़ों को पकड़ते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, 10-15 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। इन चीज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मार्केट का जो ब्रॉडर व्यू मुझे लग रहा है, मैं आपकी बात करूं तो अगले 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने, या आप कह लीजिए जून जुलाई, ठीक है। निफ्टी आपका चल रहा है आज की डेट में 17,000 कुछ पे चल रहा है। और लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, अपने ही ग्रुप में और उसमें भी लोगों ने मतलब जो ऑप्टिमिस्टिक थे, जो जिनको मार्केट ने पूरा ऑप्टिमिज्म दिखाया 2020 में दिखाया, लेटर पार्ट ऑफ 2020 और 2021 जैसा तो साल मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट के इतिहास में ना तो कभी आया है, और ना ही शायद कभी मुझे नहीं लगता आएगा जैसा 2021 रहा है, ठीक है। बाकी आएगा तो फ्यूचर के उसमें क्या है वो फ्यूचर ही जानता है, ठीक है। बट उसके कुछ रीज़न है जिस हिसाब से 2021 में तेज़ी आई है बिना सर पैर की, जो बिल्कुल टोटल लिक्विडिटी बेस पे है, बिल्कुल लिक्विडिटी के बेस पे है, ठीक है। तो 2022 अगले 3 से 4 महीने, मैंने सितंबर अक्टूबर में कह दिया था कि भैया 19,000, क्योंकि उस हो क्या रहा था आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तो एक महीना और निफ्टी के 1,000 पॉइंट, एक महीना और निफ्टी के 1,000 पॉइंट मार्केट ऐसे बढ़ रहा था। तो 20,000 तो दिसंबर में क्रॉस होने के उसी हिसाब से चांसेस थे, और लोग भी कहते थे, मैं भी देखता था, सुनता था। पर वहाँ मैंने ट्वीट करके भी डाला, वीडियो भी सबको बना के दी, और सबको, आप लोग को पता है जो पुराने हैं, कि सितंबर मंथ में मैं अपना लगभग लगभग आपको वैसे बताता नहीं हूँ, 15-20 लाख रुपए बुक करके बैठ गया था, जो मेरे इन्वेस्ट थे मार्केट में, ठीक है। और उनमें से मैं कम से कम 1-1.25 लाख रुपया अभी लगा चुका हूँ, जो डिलीवरीज थी। और सब मैंने खुलेआम वीडियो बना बनू के बताया, और बोला कि भाई मुझे मार्केट और ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा। 17,400-500 के अराउंड था वो जब मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो होता है, मार्केट मजाक बनाता है, मार्केट गया 18,600 के ऊपर। तो बट लगा मुझे कि दिक्कत मैंने गलत किया है, क्या है। मैंने कहा चलो यार, प्रॉफिट बुक, ये एक प्रिंसिपल है, हमने प्रिंसिपल नहीं छोड़े, मैं प्रॉफिट ही बुक किया है यार, छूटने का गम नहीं है। प्रॉफिट बुक किया, अच्छा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद से मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रहा है, 5 महीने हो गए हैं, बट 17,000 के पास ही है, ठीक है। ये आपको निफ्टी दिख रहा है, पर आपने क्या स्टॉक्स देखे हैं? स्मॉल कैप, मिड कैप, मेरे पास तो यही मैक्सिमम पड़े होते हैं। सिर्फ एक स्टॉक मेरी बुकिंग से ऊपर है, वो है टाटा एलेक्सी, जिसको मैंने जहां बुक किया था वो उससे ऊपर है। बाकी सारे स्टॉक उससे नीचे हैं, ठीक है, सारे। और आप देखेंगे जो एफ आई सेल कर रहे हैं और डी आई जो बाई कर रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आप देख रहे होंगे वो ये चीज़ है दोस्तों, कि जो
एफआई की सेलिंग है वो पूरे ब्रॉडर मार्केट में है, जिन चीज़ों में उन्होंने माल पकड़ा हुआ है। आप इंडिया मार्ट का स्टॉक देखो, आप इन्फो एज का स्टॉक देखो, आप डिक्सन का स्टॉक देखो, आप एफआई की होल्डिंग देखो, एनबीएफसीज के स्टॉक में देखो, आप किसी में भी स्टॉक में देखो जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 से अलग मिलेंगे आपको, वहाँ पे दबा के 20-20, 25-25% वो अपने एटीएच से नीचे हैं। और डीआई की बाइंग क्या होती है बेसिकली, अपना इंडेक्स मैनेज करने के लिए कि आप होली होली एचडीएफसी बैंक में माल छोड़ो, आप होले होले अपना एक्सिस बैंक में माल छोड़ो, हम उसी हिसाब से बाइंग करते जाएंगे ताकि इंडेक्स मैनेज रहे। और ये ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड में होता है भैया। आपका निफ्टी अगर क्रैश हो जाएगा एफआई की सेलिंग से, तो ऐसा नहीं हो सकता। तभी निफ्टी 50 के स्टॉक इस हिसाब से चुन के बनाए जाते हैं कि आप उसको जस्टिफाई कर सको। आधे तो यूट्यूबर इस चीज़ पे लगे हैं कि सेलिंग हो रही है, देखिए इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। अरे भैया, इंडेक्स को मैनेज करना ही पड़ता है। आप कैसे इंडेक्स को गिरा दोगे? डाउ वहीं खड़ा है, फटसी वहीं खड़ा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड 2 बार रेट हाइक कर चुका है, फटसी तो नहीं गिरता। तो ये जब गिरेंगे, इंडेक्स जब गिरेंगे तो पूरे वर्ल्ड के एक साथ गिरेंगे। ठीक है, ऐसा जरूर आपको देखने को मिल सकता है कि भैया किसी दिन अपना निफ्टी 50 3 से 4% गिर गया, यूरोपियन मार्केट 1 या 2% ही मेरा गिरा, ये आपको फ़र्क मिल सकता है। बट ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी दिन कि अपना निफ्टी 50 5 से 6% गिर गया और बाकी वर्ल्ड मार्केट गिरा ही नहीं। ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होगी कि भाई इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, इंडिया चाइना का कुछ हो गया, वो एक रेयर केस है। तो इंडेक्स के स्टॉक ही उसको मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भैया? कोई भी कंपनी ख़राब करती है उसे चटाक करके निकाल दिया जाता है। आप येस बैंक ले लीजिए, आप इंडिया बुल हाउसिंग ले लीजिए, नेस्ले को घुसाया गया, ठीक है, जो स्टेबल होती हैं। फिर आपका शायद टाटा कंज्यूमर की भी एंट्री कराई गई, पता नहीं है कि नहीं हो। आपका श्री सीमेंट घुसाया गया, ठीक है, वो भी शायद निफ्टी 50 का पार्ट है। तो वही कंपनियां निफ्टी 50 में डाली जाती हैं भाई, जिससे इंडेक्स मैनेज हो, उनका काम क्या है और, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को मत सुनिए कि निफ्टी 50 के स्टॉक को उठा के इंडेक्स को मैनेज कर लिया, नहीं तो गिर जाता। अरे भैया, उनका काम ही वही है, उन 50 स्टॉक का काम ही वही है कि आप वर्ल्ड मार्केट से मैच कर सको। नहीं तो येस बैंक की जगह धड़ाधड़ 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 गिरते रहोगे तो इंडेक्स पे असर नहीं पड़ेगा क्या? एकदम से निकाल दिया जाता है ऐसे स्टॉक को इंडेक्स में से, आप वर्ल्ड मार्केट को मैच कैसे करोगे? ठीक है। तो अभी तक तो दोस्तों एक चीज़ मैंने बोली थी कि या तो मार्केट करेक्ट होगा, अच्छा खासा करेक्ट होगा, या वो एक रेंज में रहेगा। तो मार्केट फ़िलहाल रेंज में ही है। तो मैं अभी भी इस वीडियो में आपको एक बात बोल रहा हूँ, मुझे जून जुलाई तक मार्केट में कोई तेज़ी नहीं दिख रही है। कोई तेज़ी नहीं दिख रही कि मार्केट 20,000 21,000 चला जाएगा, मुझे नहीं दिख रहा। और मैं मार्च अप्रैल नहीं, जून जुलाई तक बोल रहा हूँ। मैक्सिमम 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 जहाँ तक मुझे दिख रहा है 19,300 400 जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे ऊपर नहीं जा सकता 19,400। या तो निफ्टी आपका 15,500 की तरफ जाएगा, नहीं तो यही जो पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है, जो कि ये चीज़ अक्टूबर में शुरू हुई थी, 17,000 16,800 17,800 18,000, यही 17,000 18,000 के बीच में यही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। मुझे मार्केट तेज़ नहीं दिख रहा, ठीक है, ये मेरा व्यू है। और 2022 में पूरे 2022 के अंदर जितनी लिक्विडिटी ड्रिवन जो चीज़ें हैं, वो लिक्विडिटी निकाली जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं होगा कि जैसे हर बार होता था, खुल जा सिम सिम अगले दिन गैप अप, खुल जा सिम सिम अगले दिन गैप अप, ठीक है, वो नहीं होगा। और इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत नए मुर्गे बक रहे हैं जो कि हलाल होने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बात को समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको। जितने डीमैट अकाउंट 2020 मार्च से पहले थे,
उससे ज़्यादा डीमैट अकाउंट 2020 मार्च के बाद आए हैं। तो उन लोगों को एक ही चीज़ पता है, मार्केट का जो बेसिक नेचर है। मार्केट का बेसिक नेचर क्या है? ऊपर जाना। इसमें कोई शक की बात नहीं। आप पिछले 20-25 साल, 30 साल, 40 साल का कहीं का भी कोई भी चीज़ उठा के देख लो, मार्केट का बेसिक नेचर ऊपर जाना ही है। इंडेक्स ऊपर ही जाता है, बीच में करेक्शन लेता है, ठीक है, छोटे छोटे करेक्शन लेता है। तो इंडियन मार्केट में प्राइस वाइज करेक्शन जो आया था सबसे अच्छा 2020 मार्च में आया था एंड 2008 में आया था। टाइम वाइज करेक्शन बोला जाए तो वो पिछले 20 सालों में 2008 में ही था, जो कि 9 से 10 महीने के करीब रहा था। मार्च में जो आया 2020 मार्च में, वो तो 1 महीना, कुछ भी नहीं उसमें, तो क्या है। फिर अप्रैल से ले ऊपर वी शेप टाइप रिकवरी ऐसे हुई थी। लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर पाए। वॉरेन बफेट जैसा इन्वेस्टर, ठीक है, रखे के रखा रह गया, अपने पैसे चवन्नी नहीं लगा पाया बेचारा। तो अच्छे रह गए, ऐसा नहीं है कि कोई रह गया। मैंने खुद ने पैसा 10,000 के ऊपर लगाना चालू किया था, नहीं लगाया नीचे मैंने। मुझे लगा था 6,200-300 जो लेवल है वो रिटेस्ट होगा, हुआ ही नहीं वो लेवल रिटेस्ट, जो कि प्रीवियसली वो था, ब्रेकआउट था। ठीक है, चलिए वो चीज़ें हैं। तो ब्रॉडर व्यू जो मेरा पहला पॉइंट है, मुझे जून जुलाई तक या तो मार्केट नीचे चला जाए तब की बात अलग, अदरवाइज मार्केट कंसोलिडेट ही करता रहेगा, जिसकी रेंज हदाहदी ऊपर की तो मुझे 19,400-500 इससे ऊपर नहीं दिख रही। नीचे जा सकता है 14,500 तक जा सकता है। ठीक है, अब ये टेपरिंग एंड रेट हाइक, ये जो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, ये टेपरिंग तो चलो इन्होंने कर दी है चालू, अब अननेसेसरी लिक्विडिटी नहीं जाएगी और वो लिक्विडिटी निकाली जा रही है मार्केट से। ठीक है, लिक्विडिटी मार्केट से निकाली जा रही है, अच्छा खासा पैसा मार्केट से निकाला जा रहा है। आप देख रहे होंगे इंडेक्स ज़रूर ऊपर चला जाता है। पिछले 5-6 दिन में एक चीज़ आप नोटिस करी, 17,100 जो बीच कितना 17,040-50 का लो लगा था, वहाँ से आज निफ्टी 17,630 तक आ गया। पर स्मॉल कैप, मिड कैप, इनमें इतना राइज नहीं आया है, इनके अंदर इतना राइज नहीं आया है। ओनली लार्ज कैप इनको उठाया जा रहा है और इंडेक्स को वर्ल्ड मार्केट से मैच किया जा रहा है। बाकी ब्रॉडर बेस सेलिंग ही चल रही है, आप देखिए ज़रा। ठीक है, अब लिक्विडिटी है नहीं, और अगर आप मुझसे पूछें अपने निफ्टी 50 इसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मैं फंडामेंटल उसको देखूँ, 10,000 से लेके 12,000 के बीच में कहीं होनी चाहिए, 12,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर जो है, जैसे सारे स्टॉक अपने ट्रेड कर रहे हैं, ये 40 की पी, वो 50 की पी, टाटा एलेक्सी तो 70 पता नहीं 80 की पी पे ट्रेड कर रहा है। इस पी पे निफ्टी भी खतरनाक तरीके से ऊपर ही है। ठीक है, तो कायदे की बात की जाए तो 10 से 12,000 इसके आसपास बैठता है निफ्टी, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है, जो मैं इकोनॉमी को देखते हुए, आसपास की चीज़ों को देखते हुए, स्टॉक्स के रिज़ल्ट देखते हुए, इस वाले क्वार्टर में धज्जियाँ उड़ गई हैं। जिन्होंने ठीक ठाक रिज़ल्ट दे दिया, नज़र बना के रखिएगा, ये हैं घोड़े अगले 10 साल के, जिसका लास्ट क्वार्टर में रिज़ल्ट अच्छा आया है और ये वाले क्वार्टर में रिज़ल्ट अच्छा आएगा जो जन से फेब के बीच का निकलेगा, नज़र रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं वीडियो बनाई है मैंने बहुत सारी, देखी है उनको, कैसे चुनने मल्टी बैगर, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। बट उन लोगों को चीज़ों को देखना नहीं है, देखना है आपको कि कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उन चीज़ों में लगे रहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं दोस्तों। और इसमें जो है आपका जो फेडरल बैंक है बहुत पीछे हो चुका है। इनको अगर ये सच में अगर रेट हाइक ये सब करना था तो लास्ट ईयर इनको सितंबर में चालू कर देना चाहिए था, अगस्त सितंबर में, तब ये इन्फ्लेशन इनके काबू में आ पाता। बट अब ये इस लेवल पे हो गया है, गले की जो हड्डी होती है ना, ना तो नीचे ले जा सकते ना ऊपर ले जा सकते, ये हो गई है अब यूएस में फेड के साथ ये हो गया है। तो दे आर जस्ट थिंकिंग कि कुछ ना कुछ निकाला जाए, बैलेंस शीट मेंटेन की जाए, कुछ किया जाए, बट ये इतना आसानी से होने नहीं वाला। ठीक है, आप एकदम से बड़े बड़े परसेंटेज में अगर रेट हाइक करोगे तो एकदम से ही पैसा निकलेगा और वो बॉन्ड में जाएगा,
ठीक है, वहाँ की बॉन्ड यील्ड दिखा भी रही है कि वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। पर आप अगर RSI देखो सारे इंडेक्सेस की वर्ल्ड मार्केट में, वो स्ट्रेंथ में वीकनेस ही दिखा रही है, बट आप ऑल टाइम हाई लगवा देते हो इंडेक्सेस का। ठीक है, ये बात मेरी उन्हीं को समझ में आएगी जो मार्केट को अच्छे से जानते हैं। मैं देखता रहता हूँ ये चीज़ें। तो इन आप RSI आपकी वीकनेस शो कर रही है, डाइवर्जेंस शो कर रही है, और आप ATH लगवाते रहते हो, तो ये चीज़ें साफ दिखा रही हैं भैया डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पैसा निकाला जा रहा है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्रैश आ जाएगा। कुछ लोग अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि भैया ये तो मंदी की बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी की, जो इस वक्त चल रहा है। ठीक है, जो इस वक्त चल रहा है। और रेट हाइक में फेडरल बहुत पीछे हो चुका है। 6 महीने पहले उसको शुरू कर देना चाहिए था, जो वो अब तक शुरू नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में रखिए। अब बात करते हैं अपना ये LIC IPO BPL, ये इंडिस में गवर्नमेंट के बहुत प्लान है दोस्तों, और ये अब से नहीं है, पिछले 1-1.25 साल से हैं, 9 से हो रहे हैं। मैं तो सीधी सी बात हूँ, पता नहीं कौन बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि करना है। अब ये LIC का जो IPO है, कब से सुनते आ रहे हैं यार, कब से सुनते आ रहे हैं, बट इनके बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। पेटीएम को देख के 20,000 करोड़ का पेटीएम का IPO था, इतना बड़ा IPO, इतना बड़ा IPO, हल्ला मचाया गया। ठीक है, क्या है, लंगोट भी नहीं बची पेटीएम के IPO। क्या है पेटीएम का ये, सारे जितने ये आए थे सब के सब नीचे पड़े हुए हैं। क्यों? सबको भैया इतना तुम उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी पहले से डिक्लेयर कर देते हो। मेरे को समझ में नहीं आता कि बेस पर डिक्लेयर करते हैं। कौन बैठा है जो घोषित कर देता है कि भाई इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पेटीएम 8 साल हो गए, प्रॉफिट नहीं कमाया उसने आज तक, और वहाँ पे इतने बड़े लोगों को घुसा दिया गया। मेरे से इतने लोगों ने पूछा, इतने लोगों ने पूछा, मैंने पेटीएम पे डेली यही बोला, मैं कहा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। अब पता नहीं कितना 800-900 कहाँ पे वो आया हुआ है। ठीक है, अरे भैया क्यों पैसे लगाने जो नेगेटिव देती है रिजल्ट कंपनी। फ्यूचर है, फ्यूचर है, अरे फ्यूचर है तो भैया टाटा एलेक्सी में भी तो फ्यूचर है, वो तो नहीं आता नीचे, वो भी अपनी पी से ऊपर ट्रेड कर रहा है। KPIT फ्यूचर है, वो तो नहीं आता नीचे, वो भी अपनी पी से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इन्फो एज फ्यूचर है, तो हल्का फुल्का करेक्ट होता है, वहाँ से फिर बाइंग आ जाती है। पेटीएम में पता नहीं कहाँ से लोगों को फ्यूचर दिख रहा है, किस चीज़ का फ्यूचर दिख रहा है, और कंपटीशन है भैया, फ़ोन पे, गूगल पे। ठीक है, पेटीएम पेटीएम पता नहीं क्या हल्ला मचाया। अरे तुम्हारे पैसे लेके उन्होंने उनको दे दिए हैं जिनको देने थे, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उसके अंदर, जिनके पैसे फंसे पड़े थे, चाइनीज़ इन्वेस्टर थे पता नहीं कितने, तो उसका साइज़ बढ़ा दिया गया बीच में। और ऐसे ही LIC के उसमें कितना 70-80 हज़ार करोड़। भैया बहुत पैसा चाहिए LIC के IPO को संभालने में। ठीक है, गवर्नमेंट को तो पैसा उठाना है अभी, फिर इतने बड़े 70-80 हज़ार करोड़ का आप IPO लेके आओगे, लोगों से पैसे लगवाओगे। ठीक है, मान लिया कर हो जाए, उसको मैनेज करने के बाद, उसकी लिस्टिंग के बाद बहुत पैसा चाहिए भैया उसको एक सक्सेसफुल चीज़ बनाने के लिए, वो समझो। तो गवर्नमेंट के जब तक वो प्लान नहीं क्लियर होंगे ना, तब तक IPO नहीं लेके आएंगे। अब कुछ लग रहा है कि लाने वाले हैं, तो बहुत पैसा चाहिए उस 70-80 हज़ार करोड़ के बाद उस IPO को मैनेज करने के लिए, सक्सेस स्टोरी दिखाने के लिए। कैसे दिखाओगे? ठीक है, उसकी लिस्टिंग गेन जो वो ऊपर जाएगा, उसको और ऊपर खींचने के लिए कैसे दिखाओगे? अब अडानी को देखिए आप, अडानी के स्टॉक में इतना पैसा पंप किया गया है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने ठेकेदारी ली है। और सच बात है, कोई एक फंड हाउस है जिसकी चीज़ें भी हैं, ये बीच में पकड़ा भी था रेगुलेटर्स ने कि मॉरिशस से पैसा आता है, इसमें आता है, बट चीज़ें दब जाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के फेवरेट हैं। ठीक है, चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए वैसे, कोई क्या कितना पीछे पड़ेगा, दबा दिया जाता है। तो भैया बिना किसी एक फंड हाउस की पंपिंग के बगैर एक पूरा का पूरा ग्रुप नहीं भाग सकता। अडानी ग्रीन की साली वैल्यू 200-300 रुपये की नहीं है, पता नहीं कहाँ पे जाके उसकी ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है। अडानी एंटरप्राइज हदा हदी आपका 400, 450, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वो 2000 के आसपास चल रहा है।
कौन से फंडामेंटल पे सारे स्टॉक्स हैं मेरे को समझ में नहीं आता, और लोग उसके अंदर बाइंग कर रहे हैं कि भैया ये तो दुनिया का सबसे अमीर सब। अरे भैया तुमने उसकी स्टॉक की वैल्यू, उसी कंपनी की पढ़ तो लो, उसकी कंपनी के पास है क्या, ऐसा क्या है। प्रोजेक्ट भले ही ले रहे हैं अडानी जी, बट भैया ऐसे इतने तगड़े फंडामेंटल नहीं है कि जो स्टॉक है अडानी एंटरप्राइज 150-200 का होता था वो 1700-1800 पे ट्रेड करे। इतना कुछ उसको उसका अलादीन का चिराग हाथ नहीं लगा। ठीक है, जो रातों रात वो कुछ और हो जाए। आएंगे एक ना एक दिन तो यार, ये तो दस्तूर है मार्केट का, रियलिटी फेस होती है। तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो पॉइंट नंबर 3 में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ LIC के IPO BP। कुछ लोग BPCL बाई करके बैठे हैं डिविडेंड के चक्कर में, उसके चक्कर में हाथ में वो तंबूरा दे देते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो दूर रहो, इन चीज़ों से दूर रहो। स्टॉक मार्केट में हमेशा उन चीज़ों से दूर रहो जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब ये बिल्कुल दूर रहिए। मैं तो इसमें कोई, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है LIC के BPCL कुछ भी होता रहे। ठीक है, देन निफ्टी IT मैं काफ़ी, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ भैया और गिरेगा। ये विप्रो, ये इन्फोसिस, ये TCS, मैंने ट्वीट किया, मैंने लोगों को वीडियो बना के बताया कि HCL टेक मैं कहा चाहे रिज़ल्ट अच्छे आए चाहे रिज़ल्ट बुरे आए, अपना प्रॉफिट बुक करिए। क्लियर कट बोला, वीडियो बना के बोला, ट्वीट करके बोला भैया प्रॉफिट अच्छे आएंगे क्यों बुक करें। अरे यार भैया, टेक्निकल भी कोई चीज़ होती है और फंडामेंटल भी कोई चीज़ होती है, अगर तुम्हें पता हो तो। वो ऑलरेडी इन्फोसिस 1800-1900 पता नहीं कितने पे ट्रेड कर रहा है, जो मर्जी रिजल्ट आ जाए उसके, जगह नहीं है वहाँ पे ऊपर जाने की। कुछ चीज़ें टेक्निकल भी बताती हैं, और वो पूरा प्राइस जिन है भाई, वो इतना भगा दिया गया है IT को, खड़ी चढ़ाई है उसकी 80-70 से 80-75 डिग्री की चढ़ाई पे चार्ट चढ़ा हुआ है उसका, नीचे नहीं आएगा क्या। निफ्टी IT का इंडेक्स और 3 से 4 हज़ार पॉइंट करेक्ट होगा जून जुलाई तक। लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब ये थोड़ा साइकोलॉजी की बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे दोस्तों। देखिए, मार्केट में अगर किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने बोला जाए ना कि ये नेगेटिव है, ऐसे नेगेटिव है, ऐसा होगा तो मार्केट के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, वो चीज़ मार्केट के लिए कभी नेगेटिव नहीं रहती। मार्केट के लिए नेगेटिव क्या होता है, एकदम से जो क्लिक करता है, जैसे कोरोना वायरस एकदम से क्लिक किया आपका 2020, उसमें चाइना से निकल के एकदम से वर्ल्ड वाइड फैला हुआ, वहाँ पे उनको मौका मिला और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और आप देखेंगे अगर 2018 से लेके पूरा 2018 मई जून में शुरू हो गया था, या जून माह अप्रैल से शुरू हो गया था, स्मॉल कैप और मिड कैप 30 से 40, 50% करेक्ट हो गए थे। सिर्फ निफ्टी क्या करता था, 10,200-300 पे आके दोबारा ATH, 10,100-200 पे आके दोबारा ATH, ऐसे उसने कम से कम 2 साल में 3 से 4 बार किया। वो 2,000 पॉइंट की रेंज में, 10,000 से लेके 12,000 की पॉइंट की रेंज में नीचे आके ऊपर, नीचे आके ऊपर, नीचे आके ऊपर, और उतने नीचे आके ऊपर में इंडेक्स तो ऊपर ले जा रहे हो तुम, निफ्टी 50 के स्टॉक तुमने मैं, पर स्मॉल कैप एंड मिड कैप दबा के रगड़ दिए गए थे 2018 से लेके 2020 के बीच के। चार्ट खोल के देखिए आप, निफ्टी का चार्ट खोल के देखिए, और निफ्टी स्मॉल कैप और या ये मिड कैप, इनके चार्ट खोल के देखिए 2018 से 2020, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिर इनको मिला एक बहाना, इन्होंने मार्केट को रगड़ दिया। अभी ऐसी साइकोलॉजी की एक बात मैं बताऊं आपको, दुनिया बोल रही थी कि ट्रम्प हारेगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, दुनिया बोल रही थी, सब बोल रहे थे, और बाइडेन आएंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स, भैया आए हुए बाइडेन को कितना टाइम हो गया, कब बढ़ाया उसने कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो एक कोई प्रेसिडेंट, कोई चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं, चीज़ें चलती हैं ब्यूरोक्रेसी, जो बताती है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होगी, कोई एकदम से चीज़ होगी, क्रैश तभी आएगा, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग धम झम झम झम, हल्के हल्के मार्केट जब बेस बना के नीचे गिरे ना,
मतलब कंसोलिडेट करे फिर नीचे गिरे, कंसोलिडेट करे फिर नीचे गिरे, इसका मतलब आप समझ लीजिए मंदी है। ठीक है, जबकि मार्केट बेस बनाता है ऊपर जाने के लिए, तो वो आपको इस बार टाइम पीरियड के हिसाब से भी दिखेगा। ऐसे एकदम से मार्केट नहीं गिरेगा, वो आप समझ लीजिए। और ये रेट हाइक गिर जाएगा, बॉन्ड में पैसा आएगा गिर जाएगा, इन चीज़ों के बेस पे नहीं गिरेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनकी चर्चा पिछले 2-3 महीने से हो रही है। हाँ, पैसा निकलेगा, क्रैश नहीं आएगा भाई। मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा, देख लेगा कि लोगों ने कब ज़्यादा पुट्टे खरीद लिए, वहीं से उसको खींच दिया जाएगा ऊपर। यही होने वाला है। जैसे ही दिखेगा बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, हल्का सा मार्केट को गिराएंगे। ठीक है, न्यूज़ वाले बोलेंगे भाई ये है इन्फ्लेशन ऊपर है, और बॉन्ड यील्ड देखिए 2 पॉइंट से ऊपर चली गई है, पैसा शिफ्ट हो रहा है, गोल्ड सिल्वर राइज हो गए हैं, नेगेटिव माहौल बना दिया जाएगा पूरा, वहीं से मार्केट को खींच दिया जाएगा ऊपर। गिरेगा तभी अच्छे तरीके से तभी गिरेगा जब एक मतलब कोई बोले कि यार ये तो होता ही रहता है, इसने ऊपर ही जाना है, तब गिरेगा। तो साइकोलॉजी में कहने का मतलब ये है, जिस चीज़ की चर्चा चारों तरफ हो रही हो, ठीक है, ऐसा होगा तो मार्केट गिर जाएगा। वो बहुत रेयरली होती है, एक्सेप्शनल कोई वॉर ना हो, जैसे रशिया यूक्रेन, अगर ये वॉर हो जाता है तो डेफिनेटली नीचे गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक लड़ाई है, और एक लड़ाई किसी भी देश को 10 साल पीछे ले जाती है। एंड चीज़ें के प्राइस किसके ऊपर जाएंगे? गैस के प्राइस ऊपर जाएंगे, आपके क्रूड के प्राइस ऊपर चले जाएंगे, आप कमोडिटीज़ एकदम से जंप मार जाएंगी। एंड यूरोप, भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी यूरोप में। आप देखेंगे गैस वगैरह के इनके दाम तो ऐसे बढ़ते, क्योंकि रशिया से सारी सप्लाई होती है पूरे यूरोप में, इधर उधर जर्मनी वगैरह मुंह नहीं खोलेंगे अपना। ठीक है, ये ब्रिटेन वगैरह ज़रूर कुछ बोल रहे हो, क्योंकि वो तो चेला है भाई यूएस का, और यूएस कुछ नहीं कर पाएगा। यूएस, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाएगा। यूक्रेन का भी कुछ हिस्सा है, कुछ पार्ट है जो रशिया की बाउंड्री से लगता है, जो चाहते हैं कि भाई हम रशिया के साथ रहें। और कुछ हिस्सा यूक्रेन का ऐसा है वो यूरोपियन के तरफ रहते हैं। तो वहाँ पे कब क्या हो जाए, क्या रहे, वो कुछ पता नहीं। बट मेरे को नहीं लगता कि आज के दौर में, ऐसे दौर में लड़ाई हो सकती है। होगा तो कोई छोटा मोटा कुछ होगा, कोई बड़े लेवल पे वॉर नहीं होगी जिसमें और भी कंट्री इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि चुपचाप करा करू के बंद हो जाएगा। आजकल ऐसे साले हथियार हैं, तबाही मच जाएगी। तो उस लेवल तक नहीं होगा। दोनों देशों को जो जो चाहिए वहाँ पे आके चुप आ करके ख़त्म हो जाएगा। रशिया बोलता है कि भाई तुम इसको नेटो में मत डालो, नेटो वाले बोलते हैं भाई ये यूक्रेन की मर्जी है। रशिया बोलता है हमारा तुमसे बॉर्डर शेयर होता है, हमारे में से यूक्रेन निकला है, अगर तुमने इसको नेटो में डाला तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, एंड पूरा फ्यूचर कभी आगे जाके 10 साल 20 साल 25 साल बाद रशिया यूक्रेन को कैप्चर करना चाहे, बट नेटो में अगर आ जाएगा तो फिर भैया नेटो की तो ट्रीटी है, किसी के भी ऊपर अटैक, सबके ऊपर अटैक। तो फिर वो ट्रीटी साइन हो गई तो यूक्रेन के साथ तो फिर कितने 40-50 देशों का ग्रुप है नेटो का, वो सब हो जाएंगे। तो वो चीज़ अलग है। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी चीज़ में अगर बोल दिया जाए कि ऐसा होगा गिर जाएगा, और जिसकी चर्चा 2-3 महीने लगातार हो रही हो, उसमें मार्केट कंसोलिडेट बेस करता रहेगा, क्रैश नहीं होगा। तो ये समझिए आप थोड़ा सा। ठीक है, देन हम आगे चलें। इन्फ्लेशन भाई बहुत ज़बरदस्त है, और इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए फेड को अगर करना था तो अब से 6-7 महीने पहले काम शुरू कर देना था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली इस इन्फ्लेशन को काबू कैसे करें, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई तरीका निकल जाए, कुछ निकल जाए तो अच्छी बात है, बट रेट हाइक भी फिर आपको बहुत मोटा मोटा करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे हम 0.25 इतना कर देंगे, उन्होंने बोला 9 बार करेंगे 2022 में, 2022 के 2 महीने तो निकल ही गए भाई, 10 महीने बचे हैं। तो आप मार्च में बढ़ाओगे, इसके बाद तो आपको हर, इसका मतलब एक महीने में एक बार बढ़ाओगे, मार्च के बाद बचेंगे कितने, 9 महीने। तो 0.25 करके नहीं काबू में आएगा इन्फ्लेशन, आपने एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा इसको। ठीक है, आप 0.25 करोगे, फिर अगले मंथ का जो डेटा आएगा वो इससे भी ऊपर का आएगा, देख लेना। तो और एकदम से रेट हाइक होगा तो इनको ये भी डर है भैया मार्केट नीचे आएंगे एकदम से, वो तो होना है। अगर आपने बड़ी परसेंटेज में रेट हाइक कर दिया
तो भैया बड़ी परसेंटेज में ही फिर एकदम से मार्केट से लिक्विडिटी निकलेगी लिक्विडिटी फिर उसमें से। तो ये ध्यान में रखिएगा। एंड डाउ नेस्डेक, भाई डाउ नेस्डेक का चार्ट मैं देख रहा हूँ वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस में प्रॉपर वहाँ डाइवर्जेंस है। अब से नहीं, पिछले 4-5 महीने से है। ठीक है, पैसा निकल रहा है वहाँ से भी, जो दिखा रहा है चार्ट। RSI आप लगा के देखिए, स्ट्रेंथ नीचे की तरफ है, और वहाँ पे बेस वीकली चार्ट लगा के देखिए आप, और ऊपर की तरफ ATH लगता रहता है। तो ATH लगेगा नहीं लगेगा वो मुझे नहीं पता, बट जो फिलहाल चार्ट दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ये मैं आज की डेट में आपको कह पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ देखिए दोस्तों। एंड न्यूज़ जो चारों तरफ फैली हुई है, इसकी चर्चा मैंने आपके साथ पहले ही मैं काफ़ी कवर कर चुका हूँ। रशिया यूक्रेन एक लगा हुआ है, क्रूड आपका साला बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर है, देन आपका डॉलर वो थोड़ा ठीक ठाक है। और ये क्रूड का देखिए दोस्तों, ये इलेक्शन वगैरह की वजह से गवर्नमेंट रुकी हुई है। ठीक है, नहीं तो इस क्रूड पे आज की डेट में पेट्रोल तो पूरे ऑल ओवर इंडिया 110 रुपये ऊपर हो जाता। आप एक बार इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर देखिए कैसे बढ़ाते हैं ये पेट्रोल डीजल के दाम, देख लीजिएगा। और नहीं सुधराना ये रशिया यूक्रेन वाला ये जो मैटर है, वो थोड़ी बहुत भी इसमें गर्माहट या बयानबाजी होती रही, क्रूड शूटअप ही मारता रहेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ इलेक्शन की आप एक बार वो हो जाने दीजिए, वोटिंग पूरी की पूरी, फिर देखो कैसे चढ़ता है क्रूड ऊपर। ये तो गवर्नमेंट रुकी हुई है, नहीं तो उसके हाथ में थोड़ी है इतना। अरे भैया आज की डेट में तो कितना सबसे ज़्यादा तेल कहाँ होता है, बट MP में है, पता नहीं कहाँ पर होता है। ठीक है, देख 120-25 रुपये के करीब आ जाता है पेट्रोल आज की डेट में। ठीक है, तो ये थोड़ा देख के रखिएगा, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे न्यूज़ सेंटीमेंट बिगाड़ देती है मार्केट का। तो इसलिए जो कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट जब तक, तो कुछ कैरी करके मत जाइए, जो मैं देता हूँ उसको समझिए। अब आते हैं व्यू एंड ट्रेडिंग। ये मैं बहुत डिस्कस करता हूँ बट लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए मेरा व्यू सितंबर, पिछले साल सितंबर से ही तेज़ी का नहीं है। ठीक है, लास्ट 2021 सितंबर से ही मैं तेज़ी का व्यू नहीं है मेरा। मैं तब से, अगर मेरा व्यू तेज़ी का होता मैं क्यों अपनी डिलीवरीज बुक करता यार। ठीक है, क्यों प्रॉफिट लेके बैठा होता। तो व्यू मेरा तेज़ी का बिल्कुल नहीं है, इस पूरे साल जून जुलाई तक नहीं है। मैं मार्केट में बड़ी तेज़ी नहीं देख रहा हूँ। अब आती है भैया व्यू है ऐसा, तो फिर आप सेल, भैया ट्रेडिंग और व्यू में फ़र्क होता है। ठीक है, ट्रेडिंग आपको हमेशा लेवल पे ही करनी पड़ती है। अब मार्केट 18,400 को काटेगा तो मैं प्रॉपर कुछ 10-12 दिन के लिए पक्का बुलिश हो जाऊंगा, बाइंग करूंगा वहाँ से। मुझे पता है अब ATH कटेगा, अब उसके बाद ATH कटेगा तो 500-600 पॉइंट से ऊपर जाए भी ना, मार्केट मानेगा तो है नहीं। भैया आप ऑल टाइम हाई काट रहे हो, 500-600 पॉइंट की तो रैली करोगे, तो फिर मैं क्यों ना तेज़ी करूं। ठीक है, तो ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। ट्रेडिंग पर्पस के लिए मैं बुलिश हो सकता हूँ या आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, बट मैं, मेरा ब्रॉडर व्यू मार्केट को अभी तेज़ी का नहीं है। जो स्टॉक मुझे अच्छे खासे नीचे मिलते रहते हैं, मैं उनमें हल्की मध्यम बाइंग करता रहता हूँ। ठीक है, 5K का उठा लिया, इंडिया मार्ट दिखा जैसे मुझे एक दिन 4,300-400 का कुछ का फोर्थ, मैंने उठा लिया इंडिया मार्ट के वहाँ पे 3-4 शेयर। एक बार तो मैं 40-50 हज़ार लगाने वाला था, पर मैंने मार्केट की हालत देखी, मैं कहा नहीं यार बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है फिलहाल। 3-4 शेयर मैंने उठा लिए उसके, वहाँ पे 15-16 हज़ार मैंने लगाए वहाँ पे इंडिया मार्ट में। ऐसे करके मैं अपना बेस टाइप एक्यूमुलेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है स्टॉक्स में। लाल पैथ लैब मिला नीचे, दीपक नाइट्रेट मिला नीचे, मैंने वहाँ उठाए उनके 2-3 स्टॉक। इस टाइप से मैं एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ 2030 के लिए, लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए। पर फिलहाल इस साल मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, और जून जुलाई तक तो बिल्कुल भी इतना कोई ख़ास बुलिश नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा मार्केट। तो ट्रेडिंग जो है वो लेवल पे होती है दोस्तों। अगर व्यू मेरा मंदी का भी है, ठीक है, मंदी का है या कंसोलिडेट आप बेस कह लीजिए,
तो इसमें जैसे जैसे लेवल कटते हैं उस हिसाब से सेल होता है। आप मुझसे पूछें तो 17,000 के नीचे, 16,800 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ गई तो इस बार 16,400 भी टूटेगा, फिर 16,100 200 भी आएगा। तो उसके लिए भी प्ले करेंगे, उसके लिए थोड़ा और कन्विक्शन से प्ले करेंगे, क्योंकि नीचे के लेवल मार्केट के पेंडिंग है मेरे एज पर माई टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, बट मेरे उस व्यू पे अगर मार्केट 17,800 का हाई काटता है तो मैं क्यों सेल करूं यार। ठीक है, तो ये फ़र्क समझिए। व्यू पे ट्रेड हमेशा हीरो ज़ीरो होता है कि भैया मुझे लगता है निफ्टी जून जुलाई तक 15,000 आ जाएगा, तो मैं एक दो लॉट बाई करके बैठ सकता हूँ, बैठ गया। वो व्यू पे ट्रेड है, वो हीरो ज़ीरो है। ठीक है, उसका कोई एसएल नहीं है। या फिर एसएल लगा लो आप, 18,600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो एसएल है भाई, लगा लो। ऐसे कोई आप एसएल भी लगा सकते हो। वो लेवल पे ट्रेडिंग नहीं है। फिर लेवल पे ट्रेडिंग होती है जब आपके पोजिशनल बेसिस रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटते हैं और इंट्राडे बेसिस रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटते हैं। अब जिस दिन 17,800 के ऊपर क्लोजिंग आएगी उस दिन आपका पोजिशनल बेसिस एक ऊपर का रेजिस्टेंस टूटा है, आप सी बाय करके जाइए, निफ्टी को 18,100 18,300 के लिए प्ले करिए। वो पोजिशनल बेसिस आपकी कैरिंग हो सकती है, वो लेवल वो वाला है। तो ट्रेडिंग हमेशा लेवल पे होती है। और ये जो लिखी है मैंने लास्ट बात, चार्ट माँ है और बाप है, ये सच में दोस्तों चार्ट ही आपको बता सकता है। अभी आप देखते होंगे, आप कितने सारे ग्रुप में भी होंगे, एक दिन कोई मैसेज करेगा कि कहाँ गए बियर, कोई मैसेज करेगा आज तो बुल की पैंट उतर गई, आज तो बियर की वो हो गई, कोई बोल देगा बियर का एक ही दिन काफ़ी है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अरे भाई तुमने कितना पैसा बनाया, तुम ये बताओ ना। स्टॉक मार्केट में हो तुम, तो तुम बियर हो, तुम बियर हो, तो भैया तुमने कितना पैसा बनाया। बुल की पैंट उतरे ना उतरे तो भाई अपना बताना। और अगर तुम बुल हो, मार्केट नीचे गिर रहा है अगले दिन, तुमने कितना पैसा बनाया। तो जितना जल्दी आप इस ग्रुप से निकलोगे ना, जो ऐसे लोग हैं कि आज तो क्या लगता है ये बाई है, क्या लगता है, मुझे कितने मैसेज आते हैं सैटरडे संडे, सर ये मतलब शाम को 36,000 की 37,000 की पी बाई है सर, क्या करें। अरे भैया तुम क्या करोगे, तुमने तो बाई कर ली, मार्केट हो गया बंद, मार्केट खुला तो है नहीं जो तू अभी मार्केट को खोल के निकल जाएगा भाई। अब तो जो करेगा मार्केट करेगा अगले दिन, तुम क्या कर लोगे, तुमने तो जो करना था कर लिया। तो जो पैसा बनाना चाहता है, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप इन ग्रुप से निकलिए, इन लोगों की संगतों से निकलिए, इन लोगों के साथ बातचीत करना छोड़िए। ठीक है, और अगर आप ये सोच के आए हैं स्टॉक मार्केट में कि मैं यहाँ पैसे बना लूँगा, तो इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्लेस टू अर्न मनी इन दी होल वर्ल्ड। आप सुबह से लेकर शाम तक चाय भी पिलाओगे ना, जब भी जेब में कुछ ना कुछ पैसे आएंगे। आप सुबह से लेकर शाम तक भीख भी मांगोगे ना, तब भी आपकी जेब में कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे। ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप 99% लॉस में रहते हो। पूरे दुनिया की एक इकलौती ऐसी जगह। ठीक है, तो ये इसको ऐसे मत सोच के आओ कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसे बना लूँगा। मैंने क्या बोला समझिए, दुनिया में कुछ भी करो, कुछ भी काम करो, झाड़ू पोछा लगाओ, गारंटी है कि आपकी जेब में पैसा आएगा। वो भी नहीं कर सकते, साला भीख मांगो सुबह से लेकर शाम तक, गारंटी है कि आपकी जेब में पैसा कुछ ना कुछ आएगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी जेब से पैसा गारंटीड निकलता है। इसका एक ही तरीका है कमाने का, चार्ट रीडिंग सीखिए। ठीक है, चार्ट रीडिंग सीखिए, लर्न करिए, समझिए। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया इन दिस होल यूनिवर्स जहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं। और उसके लिए आपको अपना एक सेटअप बनाना पड़ेगा, अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो लोग बिल्कुल पैसा नहीं बना पाएंगे, स्पेशली 2022 में तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, जिनको लगता है क्या करें, ये बाई कर लें वो बाई कर लें। ठीक है,
करते क्या है जनरली लोग, ठीक है, पुट बाई करके बैठ जाएंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे, उन्हें वो बंदा पसंद आएगा, वो यूट्यूबर पसंद आएगा जो मंदी की बात कर रहा होगा। हाँ ये सही बोल रहा है, वो फिर आपका फेवरेट हो जाएगा, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर वो यूट्यूबर होशियार हुआ, मार्केट ने पलटी मारी अगले दिन, उसका एसएल कटा और उस दिन तेजी की बात करने लग जाएगा, आप अपना सारा गुस्सा, सारी भड़ास उस यूट्यूबर के ऊपर निकाल दोगे, ले गालियाँ उसको दबा के, तू तो साले कल बोल रहा था मंदी है, आज तेजी है। अबे वो बदल गया मार्केट के हिसाब से, तू अटका रहे और उसको गाली निकाल के तुझे क्या मिल जाएगा, तेरे तो गए पैसे, ठीक है। वो समझदार आदमी है, उसको पता लग गया, उसका ऐसा हिट हो गया, चला मार्केट ऊपर, वो चल दिया ऊपर, ठीक है। तुमको क्या लगा, तुम तो कल ये बोल रहे थे अपनी बात पे रहते, अबे वो अपनी बात पे रहेगा, उसकी चड्डी उतर जाएगी, ठीक है। तो एक इंसान को फॉलो करो, पूरे मन से फॉलो करो, कम से कम 3 से 4 महीने फॉलो करो, नहीं जचता छोड़ो, ठीक है। और 3 से 4 महीने में वो इंसान आपको कुछ ना कुछ, वो यूट्यूबर आपको सिखा ही देगा, चाहे वो कितना भी बड़ा बेवकूफ़ क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो सिखाई देगा। तो आप उससे वो चीज़ सीख के वो उसके पास अपने पास रखो, जो चीज़ नहीं पल्ले पड़ती उसको अपने पास मत रखो, और एक को फॉलो करके पोजीशन बनाओ, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा पूरा दिमाग में, केमिकल लोचा, नहीं पल्ले पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। और चार्ट पढ़ना सीखो, 2022 ऐसा नहीं रहने वाला कि बाई की अगले दिन खुल जा सिम सिम, ये पूरा साल या तो मार्केट करेक्ट हो जाएगा या मार्केट कंसोलिडेट ही करता रहेगा, बड़ी तेजी नहीं है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं है बड़ी तेजी, ठीक है। तो चार्ट ट्रेडिंग सीखिए, समझिए, इन लोगों के संगतों से निकलिए दोस्तों, कि बियर ये, बुल ये, आज बियर कहाँ गए, आज बुल कहाँ गए, ठीक है। इन लोगों को कोई काम नहीं है, इन लोगों को इस चीज़ के अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। जो 2-2 दिन बोलेगा गिरेगा 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 मार्केट, और 2 दिन बुल 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 बोलते रहेंगे, बुलबुले बिस्मिल बने रहेंगे, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, फिर एक दिन करेक्ट हो जाएगा, हाँ भाई कहाँ है बुल, आज तो बुल की चीथड़े उड़ गए, नेस्त नाबूद हो गए सारे बुल। अबे चंपक, तूने कितना बना लिया, तू अपना बता दे ना। तो समझो, जहाँ का लेवल कटे आप उस तरफ इंट्राडे पॉइंट भी ले लेते हो ना, 30 पॉइंट निफ्टी के भी, बहुत बड़ी बात है। 5 दिन खुलता है मार्केट, ठीक है। अगर आपने 5 दिन निफ्टी के 30-30 पॉइंट बनते हैं 150, अब 150 में मानता हूँ आपका 50 पॉइंट का हो गया एसएल, ठीक है, 2 दिन भी एसएल हिट हो गया, 100 पॉइंट आपकी जेब में है, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली है मैंने, इतना ही ट्रेड करो, निकल जाओ, और ना बुल बनो ना बियर बनो, ठीक है। चुपचाप जहाँ के लेवल कटे, मार्केट को रिस्पेक्ट दो, बाई करो, व्यू जरूर बनाओ अपना मार्केट का, क्योंकि वो आपकी लर्निंग के बेस पे ही बनेगा, कि मेरा व्यू, जैसे मेरा व्यू जून जुलाई तक का तेजी का नहीं है भाई, ठीक है। और मैं मंदी में भी शामिल नहीं हूँ, लेवल कटेंगे तो काट अपना ठोकूंगा, बिल्कुल लेवल नहीं कटेंगे बिल्कुल नहीं ठोकूंगा, ऊपर का कटेगा बाई जरूर करूंगा, ठीक है। व्यू मेरा जरूर मार्केट में करेक्शन और कंसोलिडेशन का है, समझिए व्यू क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, और चार्ट क्या होता है। बहुत लंबी वीडियो बन गई है, पसंद आए तो बताना, बकवास लगी हो तो डिसलाइक कर देना भाई, चीज़ें थी मेरे को डिस्कस करनी थी, मैंने आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।